एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं पेपर नंबर 4 के बारे में, शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है शैक्षिक अनुसंधान पद्धति तथा सांख्यिकी। ठीक है, ये पेपर नंबर 4 का नाम है। इसका हमने मॉडल पेपर तैयार किया है 2022 में, जो आपका प्रश्न पत्र आ सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने जो है पेपर अपना करवा लिया है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का पेपर अभी बाकी है जो कि चल रहा है। ठीक है, तो अगर जिनका पेपर नहीं हुआ है वो वीडियो को पूरा देखिए और इससे लाभान्वित होइए। ठीक है, देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं कौन सा प्रश्न आपके सामने रख सकती हैं, कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और उनका जवाब आपको किस प्रकार से देना होगा। ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें, अगर प्रश्न पत्र आपको मिलता है मेरे प्यारे दोस्त, तो उसको 3 खंड में बांट दिया जाता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। आप सभी को पता है, खंड आ का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और सभी खंड के नीचे निर्देश दे दिए जाते हैं। जैसे खंड आ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और यहाँ पे आपको निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न करने आपको क्या है, अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का जवाब जो है आपको 50 शब्दों में देना होगा। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो आपसे टोटल 10 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। कितने प्रश्न पूछे जाने वाले हैं पहले दोस्त? तो 10 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं और 10 के 10 आपको करने हैं। प्रत्येक का जवाब 50-50 शब्दों में आपको देना होगा। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है शैक्षिक अनुसंधान को परिभाषित कीजिए। क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त? शैक्षिक अनुसंधान को परिभाषित कीजिए। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा। पहले तो आपको हेडिंग डालनी होगी कि रॉबर्ट के शब्दों में उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि शैक्षिक अनुसंधान वह क्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार के विज्ञान का विकास करने की ओर निर्देशित है। इस प्रकार के विज्ञान का अंतिम उद्देश्य ऐसा ज्ञान प्रदान करना है जो शिक्षक के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली पद्धतियों द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो सके। ठीक है, तो ये किसने कहा है? आपके रॉबर्ट महोदय ने कहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक कलम ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, साथ में लिखते चलिए, क्योंकि जो ये वैज्ञानिक लोग कह के जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनको वैसे के वैसे ही कहना पड़ता है, लिखना पड़ता है। अगर आप वैसा नहीं लिखेंगे तो आपका वो सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। इनको आप अपने शब्दों में नहीं लिख सकते। बाकी और सारी चीज़ें आप घुमा फिरा के लिख सकते हैं, इनको अपने शब्दों में आप नहीं लिख सकते, इनको इनके ही शब्द में लिखना पड़ता है। ठीक है, दूसरा आपके आ जाते हैं, दूसरी हेडिंग डालना होगा इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन की पुस्तक में जो है शैक्षिक अनुसंधान की परिभाषा क्या लिखी गई है? ये लिखी गई है कि शिक्षा विषयक, क्या मेरे प्यारे दोस्त? शिक्षा विषयक अनुसंधान का अर्थ वह सब प्रयास जो राज्य कोष या व्यक्तिगत या जन संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं, जिसके शैक्षिक विधियों का काम शैक्षिक कार्यों में सुधार हो। ठीक है, आगे आपको लिखना है जिनमें उच्च स्तर के वैज्ञानिक अनुसंधान व विद्यालय प्रणाली और शिक्षक विधियों से संबंधित अधिक साधारण परिश्रम हो। ठीक है, तो आई होप ये पहला वाला प्रश्न आपका जो है क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट वीडियो को शेयर करते रहो अपने सहपाठियों के साथ, ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि मौलिक या मूलभूत अनुसंधान क्या है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? मौलिक या फिर मूलभूत अनुसंधान क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका प्रश्न बहुत छोटा, इसका जवाब बहुत छोटा सा है। आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि ऐसे अनुसंधान जिनके निष्कर्षों द्वारा किन्हीं विशेष विज्ञान नियमों का प्रतिपादन हो, इस वर्ग में आते हैं। किस वर्ग में आते हैं? मौलिक या फिर मूलभूत अनुसंधान में आते हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा, ऐसे अनुसंधान जिनके निष्कर्षों द्वारा किन्हीं विशेष विज्ञान, क्या मेरे प्यारे दोस्त, किन्हीं विशेष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन हो, इस वर्ग में आते हैं। आगे आपको एंड्रियास महोदय ने लिखा है, हेडिंग डाल दीजिएगा एंड्रियास महोदय के अनुसार। उसमें आपको लिखना है मूलभूत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नई प्रचनाओं, क्या प्ररचनाओं, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है तो अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, प्रचनाओं का निर्माण करना है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं, यहाँ पे नियम कह सकते हैं, विधि कह सकते हैं। ठीक है, कोई भी शब्द आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आपका ये दूसरा प्रश्न भी आई होप क्लियर हो गया होगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है समस्या क्या है। ठीक है, समस्या क्या है आपको यहाँ पे बताना है। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि मानव समाज अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अनेक साधनों को अपनाता है। यदि किसी समस्या की संतुष्टि किसी उपलब्ध साधन द्वारा नहीं हो पाती है तो एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि यदि किसी समस्या की संतुष्टि किसी उपलब्ध साधन द्वारा
नहीं हो पाती है तो एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि आवश्यकता की संतुष्टि के मार्ग में उपस्थित बाधा ही समस्या है। अगर आपकी कोई किसी चीज़ की आवश्यकता है और उसको प्राप्त करने में आपको रास्ते में जो भी बाधाएं झेलनी पड़ रही, वही क्या कहलाती हैं? समस्या कहलाती हैं। ज्यों ही साधन उपलब्ध हो जाते हैं, बाधा दूर हो जाती है और आवश्यकता की संतुष्टि के साथ ही समस्या का अंत हो जाता है। ठीक है, आवश्यकता की संतुष्टि के साथ क्या हो जाता है? समस्याओं का भी अंत हो जाता है। तो ये आपके तीसरे नंबर प्रश्न का जवाब रहा। आई होप ये तीसरा नंबर भी आपका क्लियर हो गया होगा। चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि परिकल्पना को परिभाषित कीजिए। क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त? परिकल्पना को परिभाषित कीजिए। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि गुड एंड स्केटस महोदय के अनुसार, क्या मेरे प्यारे दोस्त? गुड एंड स्केटस महोदय के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि परिकल्पना एक अनुमान है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? परिकल्पना एक अनुमान है जिसे अंतिम अथवा अस्थायी रूप में किसी निरीक्षित तथ्य अथवा दशाओं की व्याख्या हेतु स्वीकार किया गया हो एवं जिसके, क्या मेरे प्यारे दोस्त, एवं जिसके अन्वेषण को आगे पथ प्रदर्शन प्राप्त होता हो। ठीक है, या किसने कहा है? गुड तथा स्केट महोदय ने कहा है। दूसरे आपके आ जाते हैं बार तथा स्केट महोदय ने। उन्होंने परिकल्पना के संबंध में लिखा है, क्या लिखा है कि परिकल्पना एक अस्थायी रूप से सत्य माना हुआ कथन है। क्या है? एक अस्थायी रूप से सत्य माना हुआ कथन है जिसका आधार उस समय तक उस विषय अथवा घटना के बारे में ज्ञान होता है। क्या होता है? उस विषय या फिर उस घटना के बारे में ज्ञान होता है और इसे नए सत्य की खोज के लिए आधार बनाया जाता है। किसने कहा है? बार तथा स्केटस महोदय ने कहा है। ठीक है, तो ये आपके चौथे नंबर प्रश्न का जवाब हुआ। आई होप ये परिकल्पना वाला भी आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहो वीडियो कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। ध्यान दीजिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो। ठीक है, पांचवां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्रयोग को परिभाषित कीजिए। ठीक है, प्रयोग क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि चैपिन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, चैपिन महोदय के शब्दों में अगर देखें तो उन्होंने कहा है कि नियंत्रित दशाओं में किए गए निरीक्षण ही प्रयोग हैं। क्या? नियंत्रित दशाओं में किए गए निरीक्षण ही क्या कहलाते हैं? प्रयोग कहलाते हैं। दूसरी हेडिंग आपको डालना है, विल्सन महोदय के अनुसार उन्होंने कहा है कि प्रयोग प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया हुआ प्रश्न है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? प्रयोग जो है वो प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया हुआ क्या है? प्रश्न है जिसका उत्तर प्रकृति से प्राप्त किया जाता है जिससे और अधिक ज्ञान बढ़ सके। इसीलिए प्रयोग द्वारा घटना का केवल निरीक्षण ही नहीं होता है अपितु उद्देश्यपूर्ण निरीक्षण होता है। ठीक है, तो आई होप ये आपका पांचवा नंबर भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है अवलोकन क्या है। अवलोकन क्या है? तो इसकी जानकारी आपको कुछ इस प्रकार से देनी होगी। हमें लग रहा है कि कुछ हम तेज़ चल रहे हैं, लेकिन आप ध्यान में रखिए कि तेज़ इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि आपका पेपर नज़दीक आ चुका है और आप लोग लगातार कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं सर वीडियो जल्दी। तो जल्दी में जल्दी ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो हो सके तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा बहुत अगर समझ में दिक्कत हो रही, नहीं तो 2 से 3 बार देख लेंगे तो आराम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अवलोकन का तात्पर्य एक विशेष, अवलोकन क्या है उसने पूछा था। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि अवलोकन का तात्पर्य एक विशेष विषय से संबंधित घटनाओं को व्यवस्थित रूप से देखना तथा अपनी बुद्धि और कुशलता के आधार पर घटनाओं के कार्य कारण संबंध को समझना है। ठीक है, आगे लिखना होगा। इसी दृष्टिकोण से हम अवलोकन को निरीक्षण अथवा प्रेक्षण जैसे शब्दों द्वारा भी स्पष्ट करते हैं। ठीक है, मतलब आपको अवलोकन के जगह पे निरीक्षण और प्रेक्षण 2 शब्द का और भी प्रयोग कर सकते हैं इनके स्थान पर। ठीक है, आगे आपको लिखना है अवलोकन को परिभाषित करते हुए मोजर, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मोजर ने अत्यधिक संक्षेप में लिखा है। क्या लिखा है कि अवलोकन का तात्पर्य कानों अथवा वाणी के स्थान पर स्वयं अपनी दृष्टि का अधिक उपयोग करना है। क्या कहा है? मोजर महोदय ने कहा है कि अवलोकन का तात्पर्य कानों अथवा वाणी के स्थान पर स्वयं अपनी दृष्टि का अधिक उपयोग करना है। ठीक है, या किसने कहा है? मोजर महोदय ने कहा है। आगे आपको लिखना होगा वो लाइन छोड़ के, इसका तात्पर्य यह है कि जब हम किसी व्यक्ति द्वारा कही गई अथवा सुनी हुई बात पर ही विश्वास नहीं करते हैं बल्कि घटनाओं को स्वयं देखकर उन्हें समझने का प्रयत्न करते हैं
तो अध्ययन की इस प्रविधि को हम अवलोकन कहते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आपके साथ अक्सर होता होगा, किसी ने कहा भाई तुमको वो ऐसा कह रहा था या आपको ऐसा कोई कह रहा था, तो आप उन चीज़ों को विश्वास ना करते हुए आप स्वयं उस चीज़ की खोजबीन करते हैं, और जब तक आप अपनी आँख से देख नहीं लेते या सुन नहीं लेते कानों से, तब तक आप उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो जो आप आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, वही क्या कहलाता है? अवलोकन कहलाता है। ठीक है, अब आपका 7वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि प्रश्नावली, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्नावली को परिभाषित कीजिए। ये आपका 7वां नंबर प्रश्न है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि प्रश्नावली प्रश्नों की वह क्रमबद्ध तालिका है जो विषय वस्तु के संबंध में सूचनाएं अर्जित करने में सहयोग करती है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्नावली प्रश्नों की वह क्रमबद्ध तालिका है जो विषय वस्तु के संबंध में सूचनाएं अर्जित करने में सहयोग करती है। ठीक है, आगे आपको दूसरी हेडिंग डालना होगा। लुंडवर्ग महोदय के अनुसार उन्होंने कहा है कि मूल रूप से प्रश्नावली उत्तेजनाओं का समूह है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? उत्तेजनाओं का समूह है जिसके प्रति शिक्षित व्यक्तियों को दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? जिससे इन उत्तेजनाओं के प्रति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जिससे इन उत्तेजनाओं के प्रति उनके मौखिक व्यवहार का निरीक्षण किया जा सके। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा। बोगार्ट्स महोदय ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने हेतु दी गई प्रश्नों की एक तालिका है जिससे निश्चित प्रमाणीकृत परिणाम प्राप्त होते हैं जिनका सारणीयन किया जा सकता है तथा सांख्यिकीय उपयोग भी संभव होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? सांख्यिकीय उपयोग भी संभव होता है। तो आई होप ये भी आपका प्रश्नावली भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। क्या पूछ रहा है कि अनुसंधान प्रतिवेदन, क्या पूछ रहा है? अनुसंधान प्रतिवेदन से आपका क्या तात्पर्य है? ये आपका 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि प्रतिवेदन लेखन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रतिवेदन लेखन प्रत्येक सामाजिक शोध का अंतिम लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, आगे लिखना होगा। एक अध्ययनकर्ता किसी शोध विषय से संबंधित जितने भी तथ्यों का संकलन करता है, जितने भी तथ्यों का संकलन करता है, उनका सारणीयन एवं विवेचन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, उनका सारणीयन एवं विवेचन कर लेने के पश्चात उन पर आधारित निष्कर्षों को एक व्यवस्थित प्रतिवेदन के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। इस दृष्टिकोण से प्रतिवेदन अथवा रिपोर्ट एक प्रकार से संपूर्ण शोध कार्य का लिखित विवरण है जिसके बिना शोध कार्य को पूरा नहीं माना जा सकता। ठीक है, आगे लिखना होगा। कोई अध्ययन चाहे सामाजिक हो अथवा प्राकृतिक, उससे संबंधित तथ्यों एवं निष्कर्षों को प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता आवश्यक होती है। ठीक है, तो आई होप ये 8वां नंबर प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। ठीक है, चलिए 9वां नंबर प्रश्न आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो एक बार दोबारा देखने का प्रयास कीजिएगा वीडियो को, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि टेट के अनुसार, टेट महोदय ने क्या कहा है कि प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा प्राप्तांक होता है जिसके आसपास किन प्राप्तांकों के, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जिसके आसपास किन प्राप्तांकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, आगे लिखना होगा। इस प्रवृत्ति को ही समूह के प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आगे लिखना होगा आपको। इस प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कहते हैं। दूसरे शब्दों में संपूर्ण विवरण, क्या संपूर्ण वितरण में कोई एक अंक ऐसा होता है जिसके शेष अंक कुछ ही कम या कुछ ही अधिक होते हैं, तो वही क्या कहलाता है? आपका केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाता है। ठीक है, चलिए 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि शतांशीय मान क्या है। ठीक है, या शतांशीय मान क्या है आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। शतांशीय मान को परिभाषित कीजिए, ये भी आपसे यहाँ पे पूछ सकता है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि शतांशीय मान आवृत्ति वितरण, क्या मेरे पास दोस्त, शतांशीय मान आवृत्ति वितरण में सह प्राप्तांक है। क्या है? सह प्राप्तांक है जिसके नीचे प्राप्तांकों का एक निश्चित प्रतिशत होता है।
ठीक है। आगे लिखना होगा, गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड महोदय ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि शतांशीय मान किसी समूह में उस प्राप्तांक को सूचित करता है जिसके नीचे समूह के प्राप्तांक का एक निश्चित प्रतिशत होता है। ठीक है। दूसरे आपके ओडेल के शब्दों में देखें तो उन्होंने कहा है कि शतांशीय मान वे बिंदु हैं जो आवृत्ति वितरण को 100 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। फिर आगे लिखना होगा, इनमें से प्रत्येक भाग कुल प्राप्तांकों से 100% प्राप्तांक होते हैं। ठीक है। तो आई होप ये 10वां नंबर भी आपका क्लियर हो गया होगा। अति लघु उत्तरीय वाला सेक्शन जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, आपका लघु उत्तरीय वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, अर्थात खंड बा यहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी आपको सभी प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का जवाब जो है 200 शब्दों में देना होता है। टोटल यहाँ पे आपको 10 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, और आपको उनमें से केवल 5 प्रश्न ही करने होते हैं, क्योंकि अथवा बीच में लगा दिया जाता है। अथवा का मतलब हुआ या तो आप ये कीजिए या तो आप ये कीजिए। ठीक है। तो जो आपको आता है वही कीजिए, सारे करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। तो दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर कि शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। मतलब शिक्षा में अनुसंधान की हमें क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में हमें जानकारी देनी है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि अनुसंधान को निम्नलिखित कारणों से आवश्यक माना जा रहा है। ठीक है। कौन कौन से कारण हैं? पहला नंबर कारण आपको बताना है, ज्ञान के विकास में सहायक। ठीक है। ये आपका क्या है, पहला कारण है, ये हेडिंग डालना है, ज्ञान के विकास में सहायक। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि अनुसंधान ज्ञान के किसी एक सूक्ष्म अंग का विस्तृत, संपूर्ण एवं नवीन चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है। आगे लिखना होगा, इसके द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि एवं विकास होता है। ठीक है। फिर आगे लिखना होगा, गुड एवं स्केट का कहना है कि विज्ञान का कार्य बुद्धि का विकास करना है तथा अनुसंधान का कार्य विज्ञान का विकास करना है। क्या काम है मेरे प्यारे दोस्त? तो फिर से सुनिएगा, विज्ञान का कार्य बुद्धि का विकास करना है तथा अनुसंधान का कार्य विज्ञान का विकास करना है। अतः यदि हम बुद्धिमत्ता का विकास करना चाहते हैं तो अनुसंधान करना ही होगा। ठीक है। तो अभी आपका ये पहला नंबर कारण जो है मतलब पहली आवश्यकता आपको बता दी गई। दूसरी आवश्यकता आपको दूसरा नंबर हेडिंग डालना है, उसके अंतर्गत लिखना है, अनुसंधान उद्देश्य प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम साधन प्रदान कराता है। क्या कराता है मेरे प्यारे दोस्त? अनुसंधान उद्देश्य प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम साधन प्रदान कराता है। ये आपकी दूसरी हेडिंग होगी। इसमें आपको लिखना होगा, यह एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? यह एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। इसकी समूची क्रिया उसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहती है जिसके अंतर्गत अनर्गल बातों के लिए स्थान नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि हमें धर्मनिरपेक्ष नागरिक बनना है तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को भी धर्मनिरपेक्ष बनाना होगा। इसके लिए सुव्यवस्थित कार्यक्रम का निर्माण करना होगा। ठीक है। तो ये आपका दूसरा कारण, दूसरी आवश्यकता रही। ठीक है। तीसरी आवश्यकता ये है, आपको हेडिंग डालनी है कि मानव समाज में मंद गति परिवर्तन में नवीन ज्ञान एवं गति प्रदान करने हेतु। क्या मेरे प्यारे दोस्त? मानव समाज में मंद गति परिवर्तन में नवीन ज्ञान एवं गति प्रदान करने हेतु। इसके अंतर्गत आपको लिखना होगा, मानव समाज परंपराओं एवं रूढ़ियों की लीक सदियों से पिटता रहा है। क्या रहता है? क्या मेरे प्यारे दोस्त? मानव समाज जो है वो परंपराओं एवं रूढ़ियों की लीक सदियों से क्या रहा है, सदियों तक पिटता रहा है। आगे लिखना होगा, उसके प्रवाह की गति को मोड़ना सरल कार्य नहीं है। मतलब जो उसकी एक प्रवाह की गति है उसको मोड़ना हमारे लिए सरल कार्य नहीं है, परंतु अनुसंधान मानव जीवन को गति देने वाला एवं दिशा परिवर्तन में सहायक सिद्ध होता है। ठीक है। चौथी नंबर हेडिंग आपको डालनी होगी, राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता के विकास हेतु आवश्यक। क्या मेरे प्यारे दोस्त? राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता के विकास हेतु आवश्यक। इसमें आपको लिखना होगा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना में विकास में शिक्षा की अहम भूमिका रही है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? शिक्षा की अहम भूमिका रही है। इसी के द्वारा आज हमने, क्या मेरे प्यारे दोस्त? आज हमें विश्व बंधुत्व, विश्व मैत्री एवं वासुदेव कुटुंबकम की भावना का विकास हुआ है। आगे लिखना होगा आपको कि अनुसंधान कार्य से इस क्षेत्र में लोगों के विचार और आगे की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है। फिर आगे लिखना होगा, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान मानव में राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास में सहायक होता है।
5वीं नंबर हेडिंग आपको डालनी होगी शैक्षिक अनुसंधान जीव के उद्देश्य की प्रगति में सरल उपाय हो देता है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, शैक्षिक अनुसंधान जीवन के उद्देश्यों की प्रगति के सरल उपाय देता है। इसमें आपको लिखना होगा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सुधार का मार्ग प्रस्तुत करना मानव स्वभाव है। इस मार्ग में शैक्षिक अनुसंधान मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में सहायक होता है। ठीक है। 6ठी नंबर हेडिंग आपको डालनी होगी शैक्षिक अनुसंधान सुधार में सहायक। इसमें आपको लिखना होगा शैक्षिक अनुसंधान रूढ़िगत विचारों एवं व्यवहारों में सुधार का मार्ग प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसका पक्ष वैज्ञानिक होता है। इसमें इस प्रकार की भ्रांतियां एवं अपुष्ट धारणाओं के लिए स्थान नहीं होता है। 7वीं नंबर हेडिंग आपको डालनी होगी प्रशासनिक क्षेत्र हेतु आवश्यक। इसमें आपको लिखना होगा शैक्षिक अनुसंधान अनेक शैक्षिक प्रशासनिक गुत्थियों को सुलझाकर स्वस्थ प्रशासनिक व्यवस्था में सफल संचालन में सहायक होता है। ठीक है। 8वीं नंबर हेडिंग आपको डालनी होगी अध्यापक के लिए प्रेरणा। इसमें लिखना होगा अध्यापक के लिए तो यह प्रेरणा ही है अनुसंधान उनकी सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समस्याओं का समाधान कर प्रगति का पथ प्रशस्त कराता है। ठीक है। तो आई होप ये आपका जो पहला नंबर प्रश्न दूसरा नंबर प्रश्न है ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा आपका यहाँ पे अथवा करके मेरे पास दोस्त पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि शैक्षिक अनुसंधान के पदों की व्याख्या कीजिए। क्या पूछ रहा है मेरे पास दोस्त, शैक्षिक अनुसंधान, यहाँ पे देखिए अथवा करके पूछ रहा है कि शैक्षिक अनुसंधान के पदों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आपको जवाब कुछ इस प्रकार से देना होगा कि शैक्षिक अनुसंधान की अग्रलिखित स्तरों पर व्यवस्था की जाती है। पहला प्रथम स्तर, उसमें आपको बताया जाता है प्रदत्तों का संकलन। दूसरा स्तर जो है उसमें आंतरिक वैधता। तीसरा स्तर जो है उसमें बाह्य वैधता। ठीक है। और चौथा जो स्तर है इसमें सैद्धांतिक अनुसंधान। क्या सैद्धांतिक अनुसंधान, ये आपके 4 स्तर यहाँ पे बताए जाते हैं। ठीक है। तो पहला हम देखते हैं प्रदत्तों का संकलन, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उसके बारे में आप कुछ इस हेडिंग डालेंगे प्रदत्तों का संकलन। इसमें आप लिखेंगे सबसे अधिक निम्न स्तर का अनुसंधान वह माना जाता है जिसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। निम्न प्रकार के प्रश्न कौन कौन से, कुछ इस प्रकार से, यह शोध का स्तर अधिक विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसका मापन भली प्रकार इसी के द्वारा होता है। अन्य स्तरों के निष्कर्ष इसी स्तर के शोध कार्य पर आधारित होते हैं। इन शोध कार्यों से शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार अथवा परिवर्तन किया जाता है और उसके प्रभाव का मापन भी किया जाता है कि सुधार से क्या हुआ। ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे लिखना होगा आंतरिक वैधता। आंतरिक वैधता हेडिंग डालनी होगी। इसमें आपको लिखना होगा इस स्तर के शोध कार्यों द्वारा निम्न प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। जो हो रहा है उसका क्या कारण है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है, इसका जवाब दिया जाता है कि क्या उसका कारण मैं हूँ। ठीक है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है क्या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ये आपसे 3 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं और इनका आपको जवाब देना होता है। इसमें आपको आगे लिखना होगा कि प्रथम स्तर के शोध कार्यों द्वारा अनुसंधानकर्ता यह जानना चाहता है कि वह क्या चाहता है। ठीक है। वह क्या चाहता है उसे वह जानता है और अपना समय नष्ट नहीं करता है। ठीक है। द्वितीय स्तर शोध कार्यों द्वारा वह कारण जानने का प्रयास किया जाता है कि जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है। ठीक है। शोधकर्ता को कारण जानने के लिए अधिक समय, धन तथा शक्ति का व्यय करना होता है। ठीक है, करना होता है। इस स्तर के लिए प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। आपको अगली हेडिंग डाली होगी बाह्य वैधता। इसमें लिखना होगा कि इस प्रकार के शोध कार्यों में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। कौन सा प्रश्न, क्या ये प्रश्न कि क्या यही क्रियाएं विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत होगी। फिर दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा शोध के निष्कर्षों का कहाँ तक, क्या मेरे प्यारे दोस्त तो दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा शोध के निष्कर्षों का कहाँ तक सामान्यीकरण किया जा सकता है। ठीक है। इसमें आपको आगे लिखना रहना होगा कि द्वितीय स्तर के शोध कार्य शिक्षकों द्वारा ही किए जाते हैं जबकि इस स्तर के नहीं हैं। तृतीय स्तर के शोध कार्यों का महत्व तब अधिक होता है जबकि हम अन्य शोधकर्ताओं के निष्कर्षों का प्रयोग अपनी परिस्थितियों में करना चाहते हैं। इस प्रकार के शोध कार्यों से सामान्यीकरणों का प्रतिपादन किया जाता है। साधारणतया सर्वेक्षण
विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगली हेडिंग आपको सैद्धांतिक अनुसंधान डालना रहेगा। इसमें आपको लिखना रहेगा मेरे प्यारे दोस्त कि सैद्धांतिक अनुसंधान द्वारा निम्न प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। कौन सा? पहला प्रश्न यही होता है कि जो हो रहा है उसमें कौन कौन से सिद्धांत निहित हैं। ठीक है, इसके आगे आपको लिखना रहेगा कि इस प्रकार के शोध कार्य वैज्ञानिक होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्त? इस प्रकार के शोध कार्य वैज्ञानिक होते हैं। इसमें नवीन सिद्धांतों तथा नियमों की खोज की जाती है। सैद्धांतिक अनुसंधान द्वारा उत्तम प्रकार के चिंतन तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये दूसरे का अथवा भी आपका क्लियर हो गया होगा। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शोध समस्या के प्रकारों की विवेचना कीजिए। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? शोध समस्या के प्रकारों की आपको क्या करना है? विवेचना करना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि जिन समस्याओं पर अनुसंधान कार्य होता है। क्या मेरे प्यारे दोस्त? जिन समस्याओं पर अनुसंधान कार्य होता है उन्हें हम अग्रलिखित श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली नंबर हेडिंग आपको डालना होगा दार्शनिक समस्याएं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको लिखना होगा ये वे समस्याएं हैं जिनकी प्रकृति दार्शनिक होती है। क्या होती है? जिनकी प्रकृति दार्शनिक होती है तथा जिनका अध्ययन भी दार्शनिक पृष्ठभूमि में ही किया जाता है। उदाहरण के लिए शिक्षक के व्यवहारिकतावादी सिद्धांत, गांधी का शिक्षा दर्शन, शिक्षा के आधुनिक दर्शन आदि इस प्रकार की समस्याओं का दार्शनिक व्याख्या के आधार पर ही अध्ययन किया जाता है। आगे लिखना होगा आपको कि शिक्षा तथा मनोविज्ञान में आजकल इन्हें कम महत्व दिया जाता है। ठीक है, दूसरी हेडिंग आपको डालना होगा ऐतिहासिक समस्याएं। इसमें आपको लिखना होगा ये वह समस्याएं हैं जिनमें किसी विशेष अवधि में किसी विशेष प्रवृत्ति अथवा विचारधारा के विकास अथवा उसकी स्थिति का अध्ययन करते हैं। उदाहरणार्थ प्राचीन भारत में शिक्षा 1947 के बाद स्त्री शिक्षा की प्रगति। क्या मेरे प्यारे दोस्त? स्त्री शिक्षा की प्रगति का अध्ययन, पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा का विकास आदि। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार की समस्या पर कार्य करने में ऐतिहासिक आंकड़े ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, आगे लिखना होगा और इनके आधार पर प्रगति का मूल्यांकन करते हैं। शिक्षा तथा मनोविज्ञान में इस प्रकार के अध्ययन को भी आजकल विशेष महत्व नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तीसरी हेडिंग आपको डालनी होगी सर्वेक्षण की समस्याएं। इसमें आपको लिखना होगा कि अपने देश की शिक्षा मनोविज्ञान एवं समाज विज्ञान आदि में इस प्रकार का अध्ययन बहुत होता है। इसके अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र अथवा उस क्षेत्र में प्राप्त गुणों का सर्वेक्षण कर लेते हैं और उसके आधार पर यह बताने का प्रयास करते हैं कि किसी क्षेत्र, वर्ग अथवा समाज में इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, चौथी नंबर हेडिंग आपको डालनी होगी सैद्धांतिक समस्याएं। इनमें आपको लिखना होगा जिन समस्याओं में सैद्धांतिक प्रश्न निहित होते हैं उन्हें सैद्धांतिक समस्याएं कहते हैं। इनका उद्देश्य नए सिद्धांतों की खोज एवं प्रचलित सिद्धांतों में परिवर्तन एवं परिवर्धन होता है। ठीक है, अब पांचवी नंबर हेडिंग आपको डालनी होगी व्यवहारिक समस्याएं। क्या मेरे प्यारे दोस्त? व्यवहारिक समस्याएं। इसमें आपको लिखना होगा व्यवहारिक समस्याएं वो समस्याएं हैं जिनका संबंध व्यवहार पक्ष से होता है। इन पर अनुसंधान कार्य करने वाले सिद्धांतों की खोज न करके उनकी व्यवहारिकता पर विशेष ध्यान देते हैं तथा जीवन के व्यवहार पक्ष में आने वाली कठिनाइयों एवं समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। छठी नंबर हेडिंग आपको डालनी होगी संबंधनात्मक समस्याएं। क्या? सहसंबंधात्मक समस्याएं। इसमें आपको लिखना होगा जिन समस्याओं में दो चरों में संबंध ढूंढने का प्रयास किया जाता है उन्हें सहसंबंधनात्मक समस्या कहते हैं। ठीक है, सातवीं नंबर हेडिंग आपको डालना होगा प्रायोगिक समस्याएं। इसमें आपको लिखना होगा इसकी वैज्ञानिक प्रकृति के कारण आजकल लोगों का विशेष ध्यान इसी प्रकार की समस्याओं की ओर है। ठीक है, आगे लिखना होगा इस प्रकार की समस्याओं में स्वतंत्र चल राशियों पर उसका प्रभाव देखते हैं। इसके अंतर्गत अन्य सभी प्रभावकों पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, तथा किसी एक के ही प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये आपके तीसरे नंबर का जवाब रहा। अब इसमें एक अथवा करके प्रश्न और पूछ लेता है मेरे प्यारे दोस्त। अथवा करके प्रश्न पूछ रहा है कि संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता को क्या लाभ होते हैं। तो मर्जी कहे तो आप ये कीजिए और मर्जी कहे तो आप ये कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं दूसरे अथवा का भी जवाब हम लोग
देख लेते हैं, क्योंकि पहले आपने देख लिया है, दूसरा भी आप यहाँ पे देख लीजिए। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता को निम्न लाभ होते हैं। पहला नंबर लिखना होगा, पहला नंबर डाल के उसमें आपको लिखना होगा कि संबंधित साहित्य आवश्यक पुनरावृत्ति से बचता है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, पुनरावृत्ति से बचाता है। दूसरा लाभ आपको कुछ इस प्रकार से 2 नंबर डाल के लिखना होगा कि संबंधित साहित्य का ज्ञान किस सभी प्रकार के विज्ञानों तथा शास्त्रों के अनुसंधान कार्य का आधार है। ठीक है, तीसरे नंबर लाभ आपको लिखना है, तीसरा नंबर डाल के कि यह समस्या के चुनाव, विश्लेषण एवं कथन में सहायक होता है। चौथा नंबर आपको डाल के लिखना होगा यह समस्या के अध्ययन में सूझ पैदा करता है। पांचवा नंबर हेडिंग डाल के आपको लिखनी होगी कि अनुसंधानकर्ता के समय की बचत होती है। छठा नंबर लिखना होगा आपको कि इससे अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलती है। सातवां नंबर लिखना होगा अनुसंधानकर्ता को त्रुटियों से बचाता है एवं सावधान रखता है। आठवां नंबर लिखना होगा शोध प्रबंधन। क्या मेरे प्यारे दोस्त, शोध प्रबंध के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में अनुसंधान के ज्ञान उसकी स्पष्टता तथा कुशलता को स्पष्ट करता है। नवां नंबर लिखना होगा अब तक उस क्षेत्र में हो चुके कार्य की सूचना देता है। 10वां नंबर आपको लिखना होगा पहले किए गए कार्य के आंकड़े वर्तमान अध्ययन में सहायक होते हैं। 11वां नंबर लिखना होगा समस्या के सीमांकन में सहायक होता है। 12वां नंबर लिखना होगा अध्ययन की विधि में सुधार कर श्रम की बचत करता है आगे, तथा अनुसंधानकर्ता में आत्मविश्वास उत्पन्न कराता है। ठीक है, तो ये आपके तीसरे का अथवा नंबर भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं आपसे चौथा नंबर प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। चौथा नंबर प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि समस्या और परिकल्पना में क्या संबंध है। क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त, समस्या और परिकल्पना में क्या संबंध है, आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि समस्या तथा परिकल्पना में संबंध, ये हेडिंग डालनी होगी। फिर उसके नीचे आपको लिखना होगा किसी शोध क्रिया के लिए सर्वप्रथम समस्या का चुनाव करना होता है, तत्पश्चात परिकल्पना का निर्माण करना होता है जिसके द्वारा समस्या का समाधान संभव है। यह समाधान परीक्षण योग्य होना चाहिए। समस्या के समाधान को अनुभवश्रित, ठीक है, हाँ अथवा नहीं उत्तर से ज्ञात किया जाता है, किंतु परीक्षण योग्यता का सिद्धांत 2 अवस्थाओं में विकसित होता है। पहला कौन सा है, पहला नंबर डालना होगा किसी कथन को प्रमाणित करने की योग्यता ही परीक्षण योग्यता है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, किसी कथन को प्रमाणित करने की योग्यता ही परीक्षण योग्यता है। इस अवस्था को परीक्षण योग्यता का सत्य सिद्धांत कहते हैं। दूसरा नंबर आपको डाल के लिखना होगा कि दूसरी अवस्था में परीक्षण योग्यता को संभावित सिद्धांत के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार परिकल्पना परीक्षण के योग्य है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, परिकल्पना जो है वो परीक्षण के योग्य है, अर्थात यह निर्धारित करना संभव हो कि अनुमान सही है अथवा गलत है। यदि क्या मेरे प्यारे दोस्त, यदि कोई भी परिकल्पना सही अथवा गलत है तो वह परीक्षण योग्य है। ठीक है, आगे आपको वाली लाइन छोड़ के लिखना होगा जब कोई समस्या प्रश्न के रूप में हो तो हम उसे समाधान योग्य कह सकते हैं यदि हम उस समस्या का कोई सशक्त उत्तर परिकल्पना के रूप में बना सकें। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा सिद्धांत एवं परिकल्पना के संबंध ज्ञात करने से पूर्व यह ज्ञात करना आवश्यक है कि सिद्धांत क्या होता है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, सिद्धांत क्या होता है, पहले ये हमें जानना जरूरी है। तो कार्लिंगर महोदय ने लिखा है सिद्धांत के बारे में, सिद्धांत को परिभाषित करते हुए क्या लिखा है कि सिद्धांत कुछ सुसंबद्ध प्रयत्नों परिभाषाओं, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सुसंबद्ध प्रत्ययों, परिभाषाओं और धारणाओं का एक ऐसा सेट है जो किसी घटना की व्याख्या अथवा उसके भविष्य कथन में उद्देश्य के चरों में स्थित संबंध को स्पष्ट करता है। ठीक है, नीचे आपको लिखना होगा उपयुक्त परिभाषा के सिद्धांत के संबंध में 3 प्रमुख बातें स्पष्ट होती हैं। पहली कौन सी स्पष्ट होती है कि सिद्धांत कुछ परिभाषित और परस्पर संबंध प्रयत्नों की एक सेट है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, एक सेट है। दूसरा आपको लिखना होगा कि सिद्धांत विभिन्न, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सिद्धांत विभिन्न चरों में स्थित संबंध को बताता है। तीसरा आपको लिखना होगा सिद्धांत किसी घटना का विश्लेषण करता है। ठीक है, तो ये आपका
चौथा नंबर प्रश्न भी यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर दबा दीजिए, ठीक है। चलिए, अब इसमें अथवा करके दूसरा प्रश्न पूछ ले रहा है कि सूर्य परिकल्पना किसे कहते हैं। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, सूर्य परिकल्पना किसे कहते हैं। तो आपको इसका जवाब कुछ इस प्रकार से देना होगा। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि सांख्यिकीय परिकल्पना या शून्य परिकल्पना का प्रयोग केवल सांख्यिकी की सार्थकता के परीक्षण के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे लिखना होगा, नुल जर्मन भाषा का शब्द है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, नुल, NULL, ठीक है, जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ शून्य, ठीक है, जिसका अर्थ शून्य है। इस परिकल्पना में शोधकर्ता यह मानकर चलता है कि जिन दो चरों में संबंध ज्ञात किया जा रहा है उनमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। आगे लिखना होगा, अर्थात इस प्रकार की परिकल्पना को नकारात्मक रूप में विकसित किया जाता है। चरों में सहसंबंध तथा चरों के अंतर को नकारात्मक रूप में प्रकट किया जाता है। इस प्रकार की परिकल्पना की विशेषता यह है कि जिसके लिए कोई सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत करना नहीं होता है इसको विकसित करना सरल होता है। संबंधित साहित्य की समीक्षा की भी आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि बुद्धि तथा निष्पत्ति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, बुद्धि तथा निष्पत्ति में सहसंबंध नहीं होता है। आगे आपको हेडिंग डालनी होगी। गैरेट महोदय के अनुसार उन्होंने कहा है कि सूर्य उपकल्पना, क्या मेरे प्यारे दोस्त, शून्य उपकल्पना की यह मान्यता है कि समष्टि के दो न्यायादर्श, क्या मेरे प्यारे दोस्त, समष्टि के दो न्यायादर्श मध्यमानों में सत्य अंतर नहीं, ठीक है। और यदि न्यायादर्श मध्यमानों में कोई अंतर है तो यह अंतर संयोजन है और महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। आगे आपको दूसरी हेडिंग डालनी होगी। जेपी गिलफोर्ड महोदय के अनुसार उन्होंने कहा है कि शून्य परिकल्पना यह बताती है कि प्रायोगिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रायोगिक परिस्थितियों में या अप्रायोगिक परिस्थितियों में जिन घटनाओं का मापन किया जाता है उनके विषय में यह मान्यता रहती है कि इन सब का विशेष कारण कुछ नहीं बल्कि स्वतंत्र या बंधन मुक्त संयोग के नियमों के प्रभाव के कारण ही है, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे प्रश्न ये समाप्त होता है शून्य परिकल्पना वाला, ठीक है। थोड़ा छोटा था लेकिन ठीक था, इतने में भी आपका समाप्त हुआ। पांचवा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि न्यायादर्श की त्रुटियों के प्रकार का वर्णन कीजिए। क्या न्यायादर्श के त्रुटियों के प्रकार का आपको वर्णन करना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि शैक्षिक शोध कार्यों में न्यायादर्श जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ठीक है, क्योंकि न्यायादर्श दो प्रकार की त्रुटियों से प्रभावित होता है जो इस प्रकार से हैं। पहला न्यायादर्श की त्रुटि, दूसरा मापन की त्रुटि, ठीक है। पहला आपको डालना होगा न्यायादर्श की त्रुटि। इसमें आपको लिखना होगा न्यायादर्श इस प्रकार की त्रुटि से संबंधित होता है जिसे दूर नहीं किया जा सकता। क्या मेरे प्यारे दोस्त, जिसे दूर नहीं किया जा सकता। आगे आपको लिखना होगा जब न्यायादर्श का चयन अनियत विधि से किया जाता है तब सजातीय सदस्यों का चयन सजातीय सदस्यों के चयन की संभावना रहती है। इस त्रुटि को बड़ा न्यायादर्श चयन करने से दूर किया जा सकता है। इस त्रुटि को न्यायादर्श त्रुटि कहा जाता है। आगे लिखना होगा यह त्रुटि शोधकर्ता के सदस्यों के चयन की विधि के निर्णय के कारण होती है। यह सामान्यीकरण को भी प्रभावित करता है, ठीक है। समूह तथा व्यक्तियों में भिन्नता होते हुए भी संयोग कारक, जबकि न तो प्राप्त न्यायादर्श और न ही प्रायः शुद्ध समान आकार के न्यायादर्श जनसंख्या की यथातथ्य वर्णन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यह उचित नहीं है कि अनुक्रमित न्यायादर्शों में एम और क्या मेरे प्यारे दोस्त यम एक दूसरे के समान होंगे, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा एक न्यायादर्श से दूसरे की अस्थिरता,
क्या मेरे प्यारे दोस्त, एक न्यायाधीश से दूसरे की अस्थिरता तथा कथित न्यायाधीश की त्रुटियों की गलती, असफलता या इसी प्रकार के रूप में समान नहीं होती। ठीक है, आगे लिखना होगा, यादृच्छिक न्यायाधीश के मध्यमान एवं अपने प्राचलन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अपने प्राचलन पूर्वानुमान है एवं एसई सूत्र पूर्वानुमान की अच्छाई का मापन करते हैं। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त मापन की त्रुटियां। क्या आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, मापन की त्रुटियां। इसमें आपको लिखना रहेगा न्यायाधीश त्रुटि से भिन्न होते हैं। क्या, न्यायाधीश त्रुटि से भिन्न होते हैं जो परीक्षण प्राप्तांकों को कभी ऋण, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो प्राप्तांकों को कभी ऋण और कभी धन में से प्रभावित करते हैं। यदि एस ई एम बड़ा है तो इसका अर्थ यह है या नहीं कि मध्यमान मापन की अधिक त्रुटियों के कारण अनिवार्यता प्रभावित ही होगी। ठीक है, आगे लिखना होगा, जब मापन की त्रुटियां कम हैं, बड़ा न्यायाधीश चयन करने की इस त्रुटि को कम किया जा सकता है। ठीक है, आगे लिखना होगा, यह त्रुटि व्यवस्थित ढंग से मापन विधि के कारण होती है। किसी परीक्षण, क्या मेरे प्यारे दोस्त, किसी परीक्षण में यदि परीक्षा देने वाला अधिक समय छात्रों को दे देता है, तब वह अनेक प्राप्तांकों को प्रभाव डालेंगे। निर्देश के अंतर होने पर भी प्राप्तांक प्रभावित होते हैं। यह त्रुटि व्यक्तिगत पक्षों के कारण होती है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। थोड़ा एक काम आ जाने के कारण जो है, और क्योंकि एक जगह पे जाना था, बर्थडे वगैरह था बच्चे का, तो अभी वहाँ पे लेट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी पहुँचना अभी याद आया, और भी लोग हैं, तो अभी वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। बाकी का वीडियो आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।